हेलो दोस्तों, हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे चैनल वीवी एजुकेशन पे। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। क्या नाम है? वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स और फैक्ट्री ओनर्स। ये तीन अलग अलग टर्म है, लेकिन ये एक ही वर्क से एसोसिएटेड है। कौन से वर्क? बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल जो भी वर्क होता है उससे एसोसिएटेड है। कैसे? वीवर्स जो है बेसिकली क्या करते हैं, आपका जो भी क्लॉथ है उसे सिलने का काम करते हैं, उसे वीव करते हैं। आयरन स्मेल्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, आयरन का जो ओर होते हैं, आयरन के जो भी ओर होते हैं उन्हें स्मेल्ट करके फाइनल प्रोडक्ट आयरन में बनाते हैं। और फिर फैक्ट्री ओनर्स, जिन फैक्ट्री में ये दो लोग काम करते हैं, ये दोनों, उस फैक्ट्री का एक मालिक होता है, उसी आदमी को कहा जाता है फैक्ट्री ओनर। ओके, तो चैप्टर हमें क्या बताता है ये पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो हमें बताता है एक स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। कब की? तो ब्रिटिश रूल के टाइम की। और इसमें मेनली दो इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया है। एक है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब ये जो इंडस्ट्री है, ये दोनों की दोनों बहुत क्रूशियल रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, मॉडर्न वर्ल्ड। अब कैसे रही हैं ये आपको चैप्टर बताएगा। तो मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल जो है made Britain the foremost industrial nation in 19th century। जब इसकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट की ग्रो करना फ्रॉम 1850s, तब ब्रिटेन कहलाया वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहलाया? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। क्या? जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में, वो उसका बहुत क्लोज कनेक्शन था विद कॉन्क्वेस्ट और कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। क्यों? कि देखिए, अब कपड़े में इन्हें चाहिए था कलर, और कलर ये बेसिकली ब्लू रखते थे। ब्लू कलर इन्हें चाहिए था इंडिगो। इंडिगो का तब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो था इंडिया था, क्योंकि बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में एक रिवॉल्ट हो गया था, उसके कारण इन्हें पॉलिसी चेंज करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से इन्हें अब नया सोर्स ढूंढना पड़ा था। वो नया सोर्स इन्हें मिला इंडिया में। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंटरेस्ट जो ले रही थी ट्रेड में, और फिर ऑक्यूपेशन इनका क्या हो गया, टेरिटरी लेना हो गया। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द डेकेड्स। पहले क्या हो रहा था, जो कंपनी हो क्या कर रही थी, इंडिया से प्रोडक्ट बाई कर रही थी। ओके, और फिर क्या कर रही थी, उसे इंग्लैंड और यूरोप में जो है बेच दे रही थी। इससे क्या हो रहा था, इन्हें प्रॉफिट हो रहा था। फिर क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रिटेन जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, बिगेन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसे देखा कि हाँ, ये बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। इसलिए क्या हुआ, ओवर टाइम जो है आप देखेंगे कि इंडिया में जो है जो भी ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लड करना शुरू कर दिए जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, इंडियन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज में बहुत इफेक्ट आया। कैसे इफेक्ट आया ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड वर्ल्ड मार्केट हमारा पहला सब टॉपिक है। अब हम लोग पहले एक नजर डालेंगे 1750s, 1750 के अराउंड के पीरियड के आसपास का टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये टेक्सटाइल है तब की। अब हम पढ़ते हैं इसे। बिफोर ब्रिटिश conquered बंगाल, इंडिया was by far the largest producer of cotton textiles। इंडिया के जो भी टेक्सटाइल्स इन्हें जाना जाता था अपनी फाइन क्वालिटी और एक्विजिट क्राफ्टमैनशिप की वजह से। और इन्हें बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जावा, सुमात्रा और पेनांग वाले रीजन में, और वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में। तो 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो आई और इंडियन टेक्सटाइल्स में उनको इंटरेस्ट पड़ा, उन्हें खरीदा और फिर इसे बेच दिया यूरोप में। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड
And the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages. It is interesting to trace the origin of such words and see what they tell us. नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे. अब वर्ड्स क्या हमें बताते हैं हिस्ट्री के बारे में. तो पहले क्या हुआ कि जो है अब यूरोपियन ट्रेडर्स को कैसे कॉटन का कपड़ा मिला. बेसिकली क्या हुआ कि जो अरब मर्चेंट जो थे जो मसूल में रहते थे प्रेजेंट डे इराक, वो लोग उन लोग के द्वारा मिला. तो इसीलिए इसे फाइनली वुवन टेक्सटाइल को इसे बोला गया मसलिन. वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी. ओके, तो इन्हें जब ये जो पोर्चुगीज आए सबसे पहले इंडिया में इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, तो वो लोग कैलिकट में आ गए. ये कैलिकट कहाँ है, तो अगर आपसे पूछा जाए कभी तो आंसर होता है केरला का कोस्ट है. ये एक केरला के कोस्ट पे है, साउथ वेस्ट इंडिया में. अब क्या हुआ, जो कॉटन टेक्सटाइल लोग वापस यूरोप में ले गए along with spices came to be known as calico. ओके, और इसी की वजह से जो है कैलिको जो है जनरल नेम बन गया कॉटन टेक्सटाइल के लिए. अब इसके अलावा कई सारे और वर्जन टू पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट्स. तो फिगर नंबर 3 you can see a page of an order book that English East India Company sent to its representative in Calcutta in 1730. The order that year was for 5,89,000 pieces of cloth. Browsing through the order book, you have been seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloth. These were known by the common name in European trade as piece goods, usually woven cloth pieces that were 20 yards long and 1 yard wide. आगे पढ़ेंगे. अब बहुत सारे वैरायटी ऑफ नेम्स थे उस बुक में. अब उसमें क्या था, अमंग्स द पीसेस ordered in bulk वो printed cotton clothes called chintz. Chintz basically एक printed cotton cloth का टाइप होता है. कोसाइस, ये बेसिकली टाइप्स है. कोसाइस को खासास भी बोला जाता है. और बंदाना. अब हम लोग जानेंगे जो चिंट है, जो चिंट्स हैं, ये इंग्लिश टर्म चिंट्स कहाँ से आया. ये आया हिंदी टर्म चिंट से. चिंट का मतलब क्या होता है, क्लॉथ जो है विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन. यानी कि कपड़ा है, ठीक है, ये आपका कपड़ा है, ठीक है, उस पे जो आप उस पे फ्लावर वाले डिजाइन हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो इसे जो बेसिकली चिंट बोलते हैं. इसलिए क्या हुआ 1680 से क्या हुआ, एक क्रेज सा पैदा हो गया, एक क्रेज स्टार्ट हो गया प्रिंटेड क्लॉथ्स ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का इन इंग्लैंड और यूरोप के मेनली फॉर द एक्सक्विजिट फ्लोरल डिजाइन्स. यानी कि जो इनकी फ्लोरल डिजाइन्स होती हैं उनकी वजह से. फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस, यानी कि इनका अच्छा टेक्सचर और बहुत चीप होने की वजह से इसे पसंद किया जाने लगा. रिच पीपल जो भी थे इंग्लैंड में और क्वीन भी जो थी वो सब जो है इंडियन फैब्रिक्स पहनते थे. और बंदना जो है ये किससे रेफर करता है, तो ये ब्राइटली कलर्ड और प्रिंटेड का फॉर नेक और हेड के लिए करता है. ओरिजिनली ये जो टर्म है ये कहाँ से लिया गया है, तो बंधना से लिया गया है. बंधना का मतलब होता है बांधना, यानी कि बांधना से लिया गया है, यानी कि टाइंग. इसका मतलब होता है refer to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. There were other clothes in the order book that were noted by the place of origin.
जैसे कि कसीम बाजार का, पटना का, कलकत्ता का, उड़ीसा का, चारपुर का, ये सब जो है इनके ये जो प्लेसेस हैं, जो रीजन, कुछ अलग अलग कपड़े थे जो इन्हीं नामों से जाने लगे। The widespread use of such words show how popular Indian textiles had became in different parts of world. ये जो वाइड ऑफ सच वर्ड्स है यही दिखाता है कि जो इंडियन टेक्सटाइल वो कितना ज्यादा वो हो गया था, फेमस हो गया था, कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। तो एक उसकी पिक्चर है, ये बंदना की पिक्चर है, एक बंदना टाइप के क्लोथ की ना। इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाई अब क्या हुआ, अर्ली 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो ये इंग्लैंड वाले थे ये जो है चिंताजनक हो गए, इनमें वरी आ गई कि हाँ ये जो किस वजह से, क्योंकि जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी ये, और वुल और सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स। तो इसलिए क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इनैक्ट किया, एक लेजिस्लेशन। इसमें क्या था कि ये जो है ये बैन कर देता है जो भी प्रिंटेड कॉटन क्लोथ टेक्सटाइल आती है इंडिया से, ये चिंट्स बोला जाता है इंग्लैंड में। और इसी वजह से इसे जो है कैलिको एक्ट बोला गया। अगर ये कैलिको एक्ट आपको याद है तो अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में मैंने जिक्र किया था, ये बेसिकली जब पोर्चुगीज पहले आए थे तो वो लोग कैलिकट में गए थे और उसी जगह से ये डिराइव्ड है टर्म, यहाँ से कैलिकट में जो भी कपड़ा बनता है उसे कैलिको कहते हैं। अब इसी टाइम पे क्या हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है अभी डेवलप करना शुरू हुई थी इंग्लैंड में, और इसी वजह से जो है इंडियन टेक्सटाइल से compete नहीं कर पा रही थी, और इंग्लिश प्रोड्यूसर्स जो थे उन्हें एक सिक्योर मार्केट चाहिए था अपने कंट्री के विद इन। कैसे, तो बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin और plain bleach Indian cloth। यानी कि जब इंडिया के डिजाइन थे ये लोग क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे इंग्लैंड में प्लेन मसलिन क्लॉथ पे और या तो प्लेन ब्लीच इंडियन क्लॉथ पे। अब इंडियन टेक्सटाइल से जो था इनका कंपटीशन बढ़ गया था, इसी वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ इंग्लैंड में। तो क्या हुआ, इसकी वजह से 1764 में स्पिनिंग जेनी आ गई। किसने बनाई, तो जॉन के ने बनाई। इसकी वजह से क्या हुआ, तो ये इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। फिर क्या हुआ, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, रिचर्ड आर्कराइट ने किया। कब, 1786 में। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, रेवोल्यूशनाइज हुई कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। कॉटन could be woven in immense quantities and cheaply too। लेकिन फिर भी जो है जो इंडियन टेक्सटाइल थी ये डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड को टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। और क्या हुआ कि यूरोपियन जो भी ट्रेडिंग कंपनीज थी, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश, मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड। इन कंपनी से क्या किया कि दे परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया, वहां से गोल्ड और सिल्वर लाके। लेकिन फिर क्या हुआ कि ईस्ट इंडियन कंपनी को पॉलिटिकल पावर गेन हो गई बंगाल में। इसी वजह से जो है ये इंपोर्ट, इतना प्रीशियस मेटल जो है सिल्वर इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ता था इंडियन गुड्स बाई करने को। इनसे जो भी इन्हें रेवेन्यूज मिलती थी फ्रॉम पीसेंट्स एंड जमींदार, इसे यूज करते थे इंडिया में, और इसे यूज करते थे ये लोग इंडियन टेक्सटाइल्स को बाई करने में। अब हम लोग देखेंगे कि जो भी मेजर सेंटर्स थे ऑफ वीविंग इन
लेट 18th सेंचुरी। तो सबसे पहले स्टार वाले यानी कि प्लेन वाइट। तो प्लेन वाइट कहाँ कहाँ है? प्लेन वाइट वाले आपको देखने को मिल जाएंगे इफ यू ट्राई टू सी। तो लाहौर में आपको मिल जाएगा, फिर आपको सिरहिंद में मिल जाएगा, फिर समन्ना में मिल जाएगा, फिर आपको मिलेगा ये पटना में, फिर ढाका में मिल जाएगा आपको, यहाँ देखिए, फिर कलकत्ता के आजू बाजू वाले रीजन में मिल जाएगा, फिर ब्रह्मपुर में मिल जाएगा, सूरत में मिल जाएगा, अहमदाबाद में मिल जाएगा, कैम्बे में मिल जाएगा, और भी मैंने बहुत सारी प्लेसेस जहाँ मिलता है, जैसे पौंडीचेरी हो गई, नागापट्टनम हो गया। अब चेक्स एंड स्ट्राइप्स की बात करते हैं। ये दूसरा टाइप है, आपको बर्मापुर में मिल जाएगा। ऐसे कई सारी जो टेक्सटाइल अलग अलग जगहों पे मिलती थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वीवर्स कौन थे। तो वीवर्स जो थे ये ऑफन क्या करते थे, बिलोंग करते थे ऐसी कम्युनिटी से जो स्पेशलाइज करती थी इन वीविंग। Their skills were passed from one generation to another। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उनकी स्किल्स पास हुआ करती थी। जो टांटी वीवर्स थे बंगाल के थे, और जुल्हास या मोमिन वीवर्स जो थे नॉर्थ इंडिया के थे। सेले एंड काइकोलर एंड दिवांग्स जो थे साउथ इंडिया से थे। ये जो है ये कुछ कम्युनिटीज हैं फेमस फॉर वीविंग जो थी। जो फर्स्ट जो स्टेज था इसमें ये था स्पिनिंग। ये वर्क जो है मोस्टली विमेन करती थी। द चरखा एंड तलकी जो है, जो चरखा और तलकी होता है, ये हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे। जो थ्रेड है उसे चरखे पे स्पिन किया जाता था और रोल कर लिया जाता था तकली पे। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver। और इन कम्युनिटीज में जो मोस्ट वीविंग का काम था वो मेन करते थे। कलिंग टेक्सटाइल्स के लिए जो थ्रेड था, द थ्रेड वर डाई बाय डायर, जिसे रंगरेज कहते थे। और प्रिंटर क्लॉथ पे जो था, वीवर नीडेड टू द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर। और ये स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर को हम लोग कहते थे चिपीगर्स। क्या चिपीगर्स? हैंडलूम वीविंग an occupation associated with it provided livelihood for millions of Indian। जो भी इससे एसोसिएटेड जो भी था, जो भी ऑक्यूपेशंस, वो लाइवलीहुड की तरह काम करते थे मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल शुरू हो गया। वो कैसे हुआ ये हमें एनसीईआरटी बताती है कि जो कॉटन इंडस्ट्री थी जो ब्रिटेन में वो हो चुकी थी और डेवलपमेंट में थी, इसकी वजह से जो है इंडियन अफेक्टेड। इसकी वजह से क्या हुआ, इफेक्ट होने लगी टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया बहुत सारे तरीकों में। पहला, अब जो है इंडियन टेक्सटाइल को compete करना था ब्रिटिश टेक्सटाइल से इन यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट। सेकेंड, अब जो है एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल था, यानी कि जो टेक्सटाइल थे इन्हें एक्सपोर्ट करना इंग्लैंड में बहुत ही महंगा हो चुका था और बहुत ही डिफिकल्ट था, ड्यूटीज बड़ी हाई थी। By the beginning of 19th century, English made cotton clothes successfully out Indian clothes from their traditional markets in Africa। इसके बाद क्या हुआ, फिर अमेरिका और यूरोप में भी हटा दिया गया। Thousands of weavers in India were now thrown out of employment। और बंगाल के जो वीवर्स थे इन्हें सबसे बुरी चोट लगी थी। The English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer give them anything। We must starve for food। ये आपके ये छोटे से बॉक्स का पैराग्राफ है। ये बॉक्स कहता क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहला लाइन क्या है, तो जब 1823 में गवर्नमेंट ऑफ कंपनी जो थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी,
उसे पिटीशन मिला 12,000 व्यूवर्स की ओर से। उनने बोला कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे और हम लोग वी यूज्ड टू रिसीव एडवांसेस फ्रॉम कंपनी टू मेंटेन आवरसेल्व्स and our respective families from weaving company superior assortments. Now, owing to our misfortune, the orangs have been abolished ever since, because of which we and our families are distressed for want to of the means of livelihood. इन्हें अब means of livelihood खोजना था। We are weavers and do not know any other business. ये लोग वीवर्स हैं और कोई और बिजनेस इन्हें आता ही नहीं है। अब लोग क्या होगा, ये लोग साफ करेंगे फूड के लिए। इफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड डज नॉट कास्ट अ लुक ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स अस एंड गिव्स ऑर्डर फॉर क्लोथ्स। क्या हुआ, अब जो एडवांसेस थे टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाईज वो इन्हें मिलना बंद हो गया। इसकी वजह से जो डिस्ट्रेस वीवर्स थे उन्हें एक पिटीशन लिख दिया गवर्नमेंट को। हमने ऊपर पढ़ा था ये पिटीशन। लेकिन इससे भी बुरा भी आना बाकी था। तो 1830s में क्या हुआ, ब्रिटिश जो कॉटन क्लॉथ था ये इंडियन मार्केट्स में भर गया, फ्लड हो गया। इनफैक्ट 1880s में 2/3 ऑफ ऑल कॉटन क्लोथ्स worn by Indians were made of cloth produced in Britain. इसने बस स्पेशलिस्ट वीवर्स को नहीं वो अफेक्ट किया था, बल्कि स्पिनर्स को भी किया था। जो थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन थी जो स्पिनिंग करके अपना लाइवलीहुड चलाती थी, अब वो जॉबलेस हो चुकी थी। लेकिन हैंडलूम अभी जो वीविंग थी कंप्लीटली मरी नहीं थी इंडिया में, अभी थोड़ी सी जिंदा थी। दिस वाज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड फ्रॉम मशीन्स। सारी जो है बेसिकली उस समय मशीन्स जो थी वो सारी जो है इंक्रिनेट बॉर्डर्स के साथ या क्लोथ्स ऑफ ट्रेडिशनल वुमेन पैटर्न्स नहीं बना पाती थी। इसका जो था ये वाइड डिमांड जो था बस रिच में ही नहीं था, लेकिन मिडिल क्लास में भी था। नॉट दैट द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन प्रोड्यूस अ वेरी कोर्स क्लॉथ यूज्ड बाय द पुअर पीपल इन इंडिया। अब अगला पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सोलापुर। सोलापुर करके एक वेस्टर्न इंडिया में जगह है, और मदुरा इन साउथ इंडिया। ये जो इन दोनों इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ वीविंग बन के उभरी हैं लेट 9th सेंचुरी में। लेटर जब नेशनल मूवमेंट चला था, महात्मा गांधी जो है उनने लोगों को किया था, उनने लोगों को बोला था कि आप जो है बाइकआउट करना शुरू करो इम्पोर्टेड टेक्सटाइल को, और हैंडस्पन जो भी है और हैंड वुवन क्लॉथ उसे यूज करना शुरू करो। इसी वजह से खादी जो है सिंबल ऑफ नेशनलिज्म बन गई। चरखा जो है ये केम टू रिप्रेजेंट इंडिया, इसलिए जो ट्राई कलर फ्लैग है उसके बीच में इसे डाला गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1931 में। अब ये हम लोग जानेंगे व्हाट हैपेंड टू वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर जॉब्स। इनमें से कई सारे वीवर्स जो है एग्रीकल्चरल लेबर्स बन गए, कुछ दूसरी सिटीज में वर्क के लिए माइग्रेट कर गए, और अदर्स वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। Some of these handloom weavers also found work in new cotton mills that were established in Bombay, Ahmedabad, Solapur, Nagpur और कानपुर। अब इसके बाद क्या हुआ, कॉटन मिल्स आ गई। अब तो जो सबसे पहली कॉटन मिल थी कब वो की गई थी, खड़ी की गई थी, तो 1854 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, 1854 में सबसे पहली कॉटन मिल इंडिया में खड़ी हुई थी। Now from the early 19th century, बॉम्बे जो है एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ रॉस कॉटन जो है वो उसके लिए बन गया था। कहाँ के लिए, इंडिया से जो है जो भी एक्सपोर्ट होता है रॉ कॉटन इंग्लैंड के लिए और चाइना के लिए, वो इसका ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुका था, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल जो ट्रैक्ट है वेस्टर्न इंडिया में उसके बहुत पास था, और यहाँ जो है बहुत ज्यादा कॉटन ग्रो होता था। और जब यहाँ जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जब खुले तो उन्हें बहुत इजीली रॉ मटेरियल मिल गया था, बहुत इजीली। तो 1900s में क्या हुआ,
तो 84 मिल्स जो है, 84 मिल्स से ज्यादा स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे, और इनमें ज्यादातर जो है पारसीज ने बनाई और गुजराती ने बनाई, जो बिजनेसमैन थे, जो मनी की जो प्रॉफिट है, जो मनी जो इन्हें प्रॉफिट हुआ था, वो मनी लेके जो ट्रेड किए थे चाइना के साथ, उन्हें जो मिला था उससे इन्हें बनाई। और बहुत सारी अलग अलग सिटीज में भी ये मिल्स आई, जैसे कि फर्स्ट मिल जो है अहमदाबाद में कब खुली थी, तो 1861 में खुली थी। एक साल बाद जो है कानपुर में एक मिल खड़ी हो गई। ये कानपुर किधर था उस समय, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में था। अभी इस जगह को बोला जाता है उत्तर प्रदेश। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू अ डिमांड फॉर लेबर, यानी कि जो कॉटन मिल्स बने उनकी वजह से डिमांड ऑफ लेबर बढ़ गया। तो थाउजेंड्स ऑफ पुअर जो पीजेंट थे, आर्टिशियंस थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, ये सिटीज में मूव कर गए टू वर्क इन द मिल्स। तो जो इनका फर्स्ट फ्यू डेकेड्स था एग्जिस्टेंस का, टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। इन्हें डिफिकल्ट पड़ा कि हाँ ये लोग चीप इंडस्ट्रीज, जो भी चीप टेक्सटाइल थी जो ब्रिटेन से आ रही थी, उसे कम्पीट कर पाए। और बहुत सारी कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो हैवी ड्यूटीज बहुत इम्पोज कर देती थी ऑन इंपोर्ट्स। इसी वजह से जो कंपटीशन है वो हट गया, एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट जो इंडस्ट्रीज थी वो भी हट गई। द colonial government in India usually refused such protection to local industries. The major spurt in development of cotton factory produced in India कब थी सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान थी, जब जो टेक्सटाइल इंपोर्ट्स थे ब्रिटेन से वो कम हो गए और इंडियन फैक्ट्रीज को बोला गया कि हाँ आप हम लोग को मिलिट्री प्रोड्यूस जो है, जो कॉटन प्रोड्यूस है वो मिलिट्री सप्लाईज के लिए दो। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान इन वोट स्टील। अब हम लोग जानेंगे कि टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है ये खास क्यों, ये बुक में मेंशन क्यों है, क्योंकि अलग टाइप के एक मेटल से बनी थी। ये मेटल कौन सा था, तो वोट्स का मेटल था। तो हम लोग जो है स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जरी स्टार्ट करेंगे विथ रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान, जो रूल किया करता था मैसूर को 1799 तक। उसने क्या किया, तो ही फॉट वॉर्स विथ ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग विथ स्वॉर्ड इन हिज हैंड। लेकिन जो टीपू की अब लेजेंडरी स्वॉर्ड है, ये पार्ट है वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ म्यूजियम्स का इन इंग्लैंड। लेकिन आप जानते हैं इस स्वॉर्ड में इतना स्पेशल क्या है, ये जो स्वॉर्ड ये बहुत हार्ड है और शार्प पेज है इसमें, that could easily rip through opponent's armor. This quality of sword came from a special type of high carbon steel called Wods, which was produced all over South India. Wood steel was made into swords produced by very sharp edge with a flowing water pattern. This pattern came from very small carbon crystal embedded in the iron. Francis Buchanan, who toured through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death, has left an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. In these furnaces, the iron was mixed with charcoal and put inside small clay pots. Through incarnate control of temperature, the smelters produced steel ingots, and they were used for sword making, not just in India but in West and Central Asia too. तो वोट जो है ये एंग्लिटिक वर्जन है ऑफ कन्नड़ा वर्ड उक्कू, या तेलुगु वर्ड हुक्कू, या एक मलयालम वर्ड है उरुकू, जिसका मतलब होता है स्टील। तो इंडियन वोट जो स्टील है ये यूरोपियन साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, इन्हें फैसिनेट कर गया। लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
spent 4 years studying the properties of Indian words. However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by mid 19th century. क्या आप जानते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? The swords and armor making industry died with the conquest of India by the British and imports of steel and iron steel from England displaced the iron steel produced by crafts people in India. इसकी वजह से तो ये जो है ये उसकी स्वॉर्ड है. अब देखेंगे तो ऐसी दिखती है इसकी स्वॉर्ड. यहाँ देखेंगे तो शेर का सिर जैसा बना हुआ है. यहाँ से देखेंगे तो वेल आज मैं इसका आगे नहीं पढ़ाऊंगा, अगली बार से इसके आगे पढ़ेंगे. तो अगली बार जो होगा पार्ट 2 बनेगा. ये पार्ट 1 खत्म है. यहाँ से पार्ट 1 आपका खत्म हो गया. मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में खत्म कर दूंगा. वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना आप कर सकते हैं. अपने सारे दोस्तों को फैला दीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ा वो लोग भी थोड़ा वो पता कर लें कि यहाँ कैसे पढ़ा जाता है. किसी भी आप ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे हेल्प चाहिए पढ़ने में, तो आप उसे शेयर कर दीजिए.